सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 3 देख रहे हैं। अपवाह। अपवाह का मतलब होता है ड्रेनेज। ड्रेनेज यानी कि अगर आप घर में पानी यूज करते हैं तो पानी आपके वॉश बेसिन से कहीं नाली में जाता होगा, नाली से वो बाहर के बड़ी नाली में जाता होगा, बड़ी नाली से फिर वो सीवरेज में जाता होगा, सीवरेज से जाके वो या तो कहीं डंप होता होगा या फिर समुद्र में या पानी या नदी में मिलता होगा। तो ये जो एक श्रृंखला है ड्रेनेज, इसी को हम अपवाह कहते हैं कि कहां से पानी आया और कहां गया। तो ये एक तंत्र है बाकायदा, ये एक अपवाह तंत्र है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नदी। किसी भी देश के लिए, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, कहीं भी अगर देखें तो अपवाह का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह जहां नदी तंत्र, इसकी व्याख्या की जाती है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जैसे आपके यहाँ कोई नदी है, मान लीजिए बेतवा नदी है, तो वो आपके यहाँ का अपवाह तंत्र है। तो एक नदी तंत्र, उसको इस तरह समझाता हूं मैं कि एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र, जो जगह पर जल बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। फिर से समझिए, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र पर जल प्रवाहित हो रहा है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से यूं नदी चल रही है तो इसको हम अपवाह द्रोणी। देखिए, बेसिन मतलब होता है कि जैसे वॉश बेसिन होता है ना आपके घर में, जहां पर आप सुबह सुबह मुंह धोते हैं, उसी बेसिन को ध्यान में रखिएगा। यहाँ जहां जहां द्रोणी आएगा, यहाँ जहां जहां बेसिन आएगा, उसका मतलब यही होगा। ये नदी चल रही है, तो जब ये नदी चलती है तो इसके आसपास, ये नदी चल रही है, इसके आसपास भी तो कुछ चीजें हैं। तो जब ये नदी बड़ी होगी, छोटी होगी, संकरी होगी, तो तरह तरह के चीजें आएंगी, तरह तरह के घुमाव आएंगे, तरह तरह के तंत्र आएंगे। इसी को हम अपवाह की श्रेणी में जोड़ेंगे। कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे आपका पर्वत है या उच्च भूमि, जो आसपास की अपवाह द्रोणियों को या अपवाह ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम को एक दूसरे से अलग करती है, उसे जल विभाजक हम कहते हैं। जल विभाजक वो कहलाता है। यह एग्जांपल देखिएगा कि ये जल विभाजक है, यानी कि यहाँ धारा 1 है, यहाँ धारा 2 है। यानी कि यहाँ पर एक नदी बह रही है, या फिर एक, मैं नदी को वाटर सिस्टम कहूंगा, या कहेंगे जल प्रवाहित हो रहा है। जल प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर जल प्रवाहित हो रहा है, और उसके बीच में जल विभाजक है। जल विभाजक है, इसे हम जल विभाजक कह रहे हैं। इसके बाद भारत में अपवाह क्षेत्र में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको हम या कहें 2 मुख्य वर्ग हैं। यानी कि हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे। पहला भाग जो होगा वो है आपका हिमालय की नदियां। कहां की नदियां? हिमालय की नदियां। हर जो शब्द बोलूंगा उसका मैं पहला इनिशियल लिखूंगा, हिमालय की नदियां। और दूसरा हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय आप समझ चुके हैं। तो हमने क्या किया था, पिछले जब डिस्कशन हुआ था तो हमने बताया था, या डिस्कशन ये किया था कि ये जो है हिमालय है, ये हिमालय रेंजेस के 3 पार्ट किए थे, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली भी किए थे। इसके अलावा इसके नीचे हमने कहा था कि ये प्लेन्स है, और यहाँ पर हमारे पठार है। तो इसके पठार में नर्मदा के ऊपर आपको याद होगा कि मध्य उच्च भूमि थी, नीचे दक्कन प्लेटियो था। तो ये जो इलाका है, ये इलाका और ये इलाका, इसकी नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपना तंत्र या हिमालय की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों को बताने से पहले मैं आपको जरूर ले जाना चाहूंगा एक ऐसे पिक्चर पे, जिससे चीजें आपको क्लियर हो कि हम बात कहाँ की कर रहे हैं। क्योंकि थ्योरी से फायदा नहीं होता है, ज्योग्राफी में हमेशा एटलस डायग्राम, इससे फायदा होता है। तो शुरुआत से शुरू करता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा, ये सिंधु नदी है, इंडस रिवर कहते हैं इसको। सिंधु नदी इस तरीके से हमारे 20% हमारे इलाके में है, हिंदुस्तान में। उसके बाद ये 80% पाकिस्तान में बहती है, और 20% करीबन ये कहिए 20% हम इसका वो यूज कर सकते हैं, पानी यूज कर सकते हैं। 80% जो है वो पाकिस्तान यूज करता है। सिंधु नदी के साथ साथ आप देखें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सारी इससे मिलती हैं। तो इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ये सारी इसके साथ मिलती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में, ये सब इलाके में बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। और उसके बाद ये जाके यहाँ पर अरेबियन सी में, अरब सागर में मिल जाती है। ये बात हुई सिंधु की। यहाँ पर एक बुलर झील है, जिसको वुलर झील भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको वुलर कहेंगे, W से आता है, B से नहीं आता है। बुलर झील है। अब इस झील के बारे में बात करेंगे। ये बड़ी फेमस झील है, बहुत बड़ी झील है, और इस बहुत बड़ा काम करती है इस इलाके के लिए। यहाँ पर देखें तो ये आपका हिमालयन रेंज है। हिमालयन रेंज में ग्लेशियर्स है, वहां से पानी आपका जब वो पिघलता है तो पानी आती है।
पानी आता है। तो पानी आता है तो सबसे पवित्र जो नदी हमारे यहाँ है वो, और ये कहें कि काफी लंबी भी बहती है, वो गंगा नदी है। इसी के साइड से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी और गंगा नदी यहाँ पर आके प्रयागराज में या इलाहाबाद में ये मिल जाते हैं। इनके साथ साथ जब ये आगे बढ़ते हैं तो शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, ये सब इनके साथ मिलते हैं, ये सब यहाँ मिलते हैं। और उसके बाद ये आगे चल के ये जो ये कहें कि गंगा का जो तंत्र है वो आगे बढ़ता है। यहां से आपकी सांगपो नदी, यानी कि असली में जो आगे चल के ब्रह्मपुत्र बनेगी, वो ब्रह्मपुत्र यहाँ से एकदम सडन टर्न लेती है, यहाँ तक आती है, उसका सडन टर्न लेती है और इस तरीके से यहाँ बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के इलाकों से बह रही है और फिर यहाँ पर आके बांग्लादेश के अंदर जाती है। ये जो गंगा नदी है वो यहाँ पर जाती है, यहाँ एक ट्रिब्यूटरी निकलती है जो हिंदुस्तान में है, लेकिन जो असली इसका मेन कोर्स है गंगा नदी का वो यहाँ जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में ये दोनों मिल जाते हैं, बांग्लादेश में मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो बहुत जबरदस्त डेल्टा बनाते हैं, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। और ये इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेघना कहा जाता है। तो अलग अलग नाम है। गंगा यहाँ से शुरू होती है तो इसको भागीरथी कहा जाता है जब ये अपने उद्गम क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद ये आती 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 यहाँ पर इसके नाम चेंज होते जाते हैं। तो ये ऊपर की बात हो गई। यहाँ बहुत सारे आपके अलग अलग सागर कहें, झील कहें, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे महानदी में आपका चिल्का झील है, ऐसी हमारा सांभर झील है, यहाँ पर सांभर ये नमकीन झील है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का इंपॉर्टेंस ये है कि ऊपर का भाग हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि है, सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे का भाग हम बताते हैं कि ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। तो ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू समझ लीजिए, पूरा का पूरा इलाका ट्रायंगुलर आपका डेक्कन प्लेट्यू है। यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं जो क्योंकि यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है, तो इस तरीके से बहती है, अब बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। पैनगंगा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, ये आपकी कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी, कावेरी, ये सब यहीं पे जाके मिलती हैं। और कुछ ही नदियां हैं जो इस तरफ आती हैं, वो बहुत ही कम नदियां हैं, लेकिन इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ये हमारा नदी तंत्र है। तो इसमें आप झील भी देख रहे हैं, इसमें नदियां भी हैं, इसमें छोटी नदियां भी हैं, इसमें ट्रिब्यूटरीज भी हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। ये आपके दिमाग में अगर आपको रहेगा तो आप चीजें समझ पाएंगे। इसे ही हम ड्रेनेज सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं। अब भारत के अपवाह तंत्र, मैंने जैसे बताया हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय का ऊपर का भाग ले लीजिए, मतलब हमारे हिंदुस्तान का ऊपर का भाग, सबसे नॉर्थ मोस्ट भाग वो हिमालय हो गया, और थोड़ा नीचे आइएगा तो प्रायद्वीपीय नदियां हो गई। तो हिमालय नदियों की क्या विशेषताएं हैं, ये अंतर बहुत जरूरी है। हिमालय नदियों की विशेषताएं और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं, इन दोनों का अंतर बहुत जरूरी है, इसको समझिए, ये बहुत पूछा जाता है। देखिए हिमालय मतलब हिम का आलय, मतलब स्नो, हिम मतलब स्नो, और वो हमेशा उसके ऊपर आच्छादित रहता है। तो हिमालय की नदियां अधिकतर 12मासी होती हैं, पेरिनियल रिवर्स होती हैं, हमेशा के हमेशा पानी होता है, क्योंकि ग्लेशियर हमेशा पिघलते रहते हैं और हमेशा बर्फ वहां जमा रहती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो ये नदियां मौसमी होती हैं, जब बरसात होगी तो इसमें पानी आएगा अथवा नहीं आएगा। हिमालय नदी में जैसे मैंने कहा हमेशा पानी रहता है, वो उसका कारण ये है कि जो बर्फ है ऊपर, ऊंचे पर्वतों में जो आपका आइस जमा है वो पिघलता है और इससे हमें जल प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ केवल प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा पे डिपेंड करती है, बरसात पे डिपेंड करती है, मानसून पे डिपेंड करती है। हिमालय नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक एक लंबे रास्ते को तय करती है, क्योंकि आपने देखा कि अगर यहाँ से कोई चीज शुरू होगी उसको डूब या ये कहें मिलने के लिए क्या जगह मिलेगी, उसको यही मिलेगी, यहाँ यहीं पे जाके वो मिल पाएगी। तो इतना लंबा रास्ता उसको तय करना ही करना पड़ेगा। जबकि अगर कोई यहाँ से शुरू हो रही है तो उसको कम रास्ता तय करना पड़ेगा। इसीलिए जो हिमालय की नदियां हैं लंबा रास्ता तय करती है, जबकि हिमालय की ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो थोड़ी उनकी लंबाई कम है और छिछली है। छिछली मतलब उनकी गहराई उतनी ज्यादा नहीं है और उनकी चौड़ाई कम है, इसको छिछलापन कहते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा, अगर इसको थोड़ा सा और बताऊं कि जब लंबा रास्ता तय करते हैं ना, तो कहीं बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा। जैसे पहाड़ से जब नीचे नदी आ रही होगी या पानी आ रहा होगा तो बहुत तेजी से आएगा। जैसे ही वो प्लेन में पहुंचेगा वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, और जैसे ही वो समुद्र से मिलने वाला होगा तो और वो कम हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके की नदियां विसर्प, यानी कि सांप के जैसा गोखुर को मैं बताऊंगा, ये ऑक्सबो झील होती है। इसके अलावा आपके बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, वहां ऐसी जगह जहां पर नदी अपनी जगह को चेंज करके कहीं और पानी फैलाती है, जिसे बाढ़ कहते हैं, क्योंकि उसको जितना पानी आ रहा है उतना पानी उस नदी की जो लिमिटेशन है उससे ज्यादा है। अब प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता मैं ये बताऊं कि ये अधिकतर नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। इसका मतलब ये सारी की सारी मोस्टली यहाँ से निकलती हैं और इस तरफ जाती है। उसका मेन कारण यही है, समझने की जरूरत है, इसमें साइंस है कि यहाँ की हाइट ज्यादा है, और हाइट हमेशा पानी जो है हायर हाइट से लोअर हाइट में बहता है।
इसलिए सारी नदियां यहाँ की जो है नॉर्मली इस जगह पे जाती है, राइट। ये आपके अपवाह की बात मैं अगर करूं, एक और चीज आपको बता देता हूं कि अपवाह द्रोणी, सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी या अपवाह बेसिन ये है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी बनाती है। अब अपवाह प्रतिरूप, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मैं आपको कह रहा था कि एक नदी जब आती है, ये नदी का स्रोत है, मतलब यहां से बर्फ पिघल रही है और उसके बाद जैसे गंगोत्री हो गई, यमुनोत्री हो गए, वो इलाका वो है या वो केव ऐसी है, वो जगह ऐसी है जहां से बर्फ पिघल के, मतलब बर्फ बहुत जगह से पिघल रही है लेकिन पानी वहां जमा होकर एक धारा में बह रहा है। तो यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पानी इस तरीके से बहुत तेजी से बह रहा है। यहाँ पर आते ही ये जो मध्य भाग है, मतलब यहाँ बहुत तेजी से आया, यहाँ पर ये विसर्प बनाता है। विसर्प मतलब ये सांप के जैसा क्षेत्र, सांप के जैसा आकृति बनाता है, सांप जैसी बन गई। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा पानी हो गया, बाई चांस पानी जो है वो इधर आ गया, तो जब पानी रिसीड करता है, पानी वापस आता है, तो ये गोखुर झील बन जाती है। गोखुर मतलब होता है ऑक्स गो, गो मतलब गाय, ऑक्स मतलब सांड की बात, वैसे तो इसमें मेल गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑक्स गो मतलब इसमें ऑक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और बो मतलब जैसे हम तीर कमान चलाते हैं ना, तो इसमें जो तीर कमान का शेप होता है, मतलब हाफ आप कहे सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल ये आपको दिख रहा है। और ये गोखुर गाय के पैर का जो खुर होता है ना, उस शेप का है ये, इस तरीके से इसको गोखुर कहते हैं। फिर जब नीचे की तरफ आती है तो इसका स्पीड और कम हो जाती है, और जब ये मिलती है किससे, समुद्र से मिलती है, ओशन से मिलती है, तो जब बहुत ज्यादा इसमें गाद रहती है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स रहता है, तो वो यहाँ जमा हो जाता है, तो यहाँ पर ये डेल्टा बनता है। ये इसकी पूरी कहानी है, कहां से लेकर कहां तक चीज आती है। अब मैं आपको बताऊं कि अपवाह प्रतिरूप जो ड्रेनेज हो रहा है वो किसी भी तरीके, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि एक अपवाह का जो प्रतिरूप है, यानी कि उसका जो शेप है, उसमें धारा एक निश्चित प्रतिरूप का निर्माण करती है, यानी कि एक बाकायदा पैटर्न बनता है। तो जो किस पे डिपेंड करता है कि उस जगह की ढाल कैसी, क्योंकि हमारे पास तो अलग अलग तरीके की हाइट है, अलग अलग तरीके की वेरिएशन है, तो ढाल क्या है, जलवायु कैसी है, और साथ में जाओ जो वहां पत्थर है या शैल है उनकी संरचना कैसी है, साथ में और भी अवस्थाएं हैं जो डिसाइड करती है कि आपका प्रतिरूप कैसा होने वाला है। प्रतिरूप का मतलब यह है कि जो ड्रेनेज होगा उसका पैटर्न कैसे होगा, वो कैसा दिखाई देगा। तो उसके लिए द्रमाकृतिक, एक द्रुमाकृतिक, एक जालीनुमा, आयताकार, अरीय अपवाह है, इसको समझाता हूं। अब आप देखें, ये मुख्य धारा है, ये सहायक नदी है। सहायक नदी जो होती है वो हमेशा मुख्य धारा से मिलती है आके, इसे हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। जो नदी आके मिलती जाती है उसे हम, मेन नदी बह रही है उसके साथ जो मिलती रहती है उन्हें हम सहायक नदी कहते हैं। ये है द्रमाकृतिक अपवाह। तो अब ये द्रमाकृतिक क्या होता है, ये तब बनता है जब धाराएं उस स्थान के भूस्थल की ढाल के अनुसार बहती है। अब देखें, यहां पर थोड़ा हाइट है, यहां पर थोड़ा लो है, तो मैंने जैसे बताया था पानी यहां से यहां तक जाएगा, तो जो भी हाइट होगी, जो भी अंडुलेशन होगा, उसके हिसाब से जब पानी बहता है तो इसे हम कहते हैं द्रुमाकृतिक प्रतिरूप। ये ढाल के हिसाब से बहता है। तो इसमें जो एक वृक्ष की शाखा, अब ये देखिए, एक ये मेन ब्रांच है, उसकी मतलब ट्री की एक मेन ब्रांच है, या आपके पेड़ की एक ब्रांच तो मुख्य धारा हो गई, बाकी इसकी अलग अलग ब्रांच की तरह दिखती हैं, ये अलग अलग ब्रांच दिख रही हैं, इसीलिए हमको वृक्ष की शाखाओं की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम द्रुमाकृतिक रखा गया है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वाले पे, जिसको हम जो नेक्स्ट वाला है, वहां पर एक जालीनुमा देखिएगा। यहां पर ये जैसी जगह मिलती है, ये धारा बह रही है, जैसी इसको जगह मिली ये जाके इससे मिल गई, ठीक, ये आगे नहीं बढ़ी बल्कि ये इससे जाके मिल गई, अगर इसको जगह मिली या फिर कोई एरिया मिला, तो ये जाली का जैसा रूप बन रहा है, जालीनुमा रूप बन रहा है। या ये कहें कि जब सहायक नदियां मुख्य नदी से समकोण पर मिलती है, यानी कि ये यहां आई और यूं मिल गई, यूं के यूं मिल गई, तो इसे हम जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। तो ये जालीनुमा प्रतिरूप कहाँ होता है, जैसे जहां कठोर और मुलायम चट्टाने एक साथ पाई जाती है। जैसे कठोर है तो यहां तो पानी आ नहीं पाएगा, ये कठोर है, लेकिन यहाँ मुलायम है तो ये इसने अपने कोर्स चेंज करके यहाँ आ गई, कठोर पे नहीं आई, लेकिन जैसे मुलायम इसको मिला इसने अपनी जगह चेंज कर दी, इसको जालीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अब आते हैं आयताकार। आयत मतलब होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ का एक शेप होता है और दोनों लाइनें पैरेलल होती है दोनों साइड की। तो ये आयताकार अपवाह प्रतिरूप,
ये प्रबल संधिय शैली भूभाग पर विकसित होता है। जहां पर स्ट्रॉन्ग पत्थर है तो ये अपना ऐसे शेप लेगी, यू लेगी, यू लेगी, यू लेगी, यानी कि बाकायदा एक रेक्टेंगल का शेप बनेगा। मतलब कोई भी ऐसी जगह इसको नहीं मिल रही कि घट फट से घुस जाए, इस तरीके का शेप बना ले। और यहाँ ढाल भी नहीं है, अगर ढाल होती तो ये डेंड्राइट या फिर ये कहे कि ध्रुमाकृतिक अपवाह बनता। ये रेक्टेंगुलर अपवाह बनेगा। इसमें आप देखिए रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप है, देखिए ये है ना, लेंथ विड्थ टाइप दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसको हम आयताकार अपवाह कहते हैं। उसके बाद आपका आता है अरीय अपवाह। अरीय अपवाह का मतलब होता है रेडियल। रेडियल मतलब ये है कि अगर आप एक क्या कहें, फव्वारा लगाएं तो पानी कैसे बहता है, उसके जैसी पानी आता है वो हर दिशा में जाके बहता है, मतलब गिरता है। फव्वारा मतलब पानी जहां से एकदम फोर्स से निकलता है। तो जब यहाँ पानी फोर्स से नीचे आ रहा है तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, जहां जहां उसको ढलान मिलेगी उधर जाएगा। इसका मतलब यहां से अगर उद्गम हुआ तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, पीछे की तरफ भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। तो ये रेडियल, यानी रेडियल मतलब अगर इसको मैं इस तरह से जोड़ दूं तो ये रेडियस हो गया, ये सर्कल हो गया, इसीलिए इसको रेडियल बोलते हैं, इसलिए इसको अरीय अपवाह कहते हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन और दे दूं ताकि आप इसको लिख पाए। ये वहां विकसित होता है, वहां बनता है जहां पर केंद्रीय बिंदु या गुंबद, यानी कि सेंटर होना चाहिए सर्कल का, केंद्रीय बिंदु या गुंबद जैसी संरचना होती है और धाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। और विभिन्न आकार के जो अपवाह प्रतिरूप है, इसका संयोजन एक ही अपवाह द्रोणी में भी पाया जा सकता है। यानी कि ऐसा है कि एक ही अपवाह द्रोणी है, उसमें आपको डेंड्राइट भी मिल जाएगा, उसमें आयताकार भी मिल जाएगा, अरीय भी मिल जाएगा, जलीनुमा भी मिल जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि भूमि का ढाल कैसी है, जलवायु कैसी है, और जो अवस्थाएं हैं उससे डिपेंड करता है। तो अगर एक जगह सारी अवस्थाएं प्रेजेंट है तो ये चारों भी मिल सकते हैं। हिमालय की नदियों की बात करते हैं। हिमालय की नदी में या हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन इसमें प्रमुख नदियां जो होती है, जो है बड़ी नदियां, जो वाकई में डिफरेंस क्रिएट करती है, उसमें सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। 3 नदियों को दिमाग में बिठा लीजिए, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 हिमालय से निकलने वाली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियां हैं। और उसके बाद एक नदी बह रही है, उसके साथ उसके 7 वे नदियां बह रही है। जैसे अगर गंगा नदी को देखें तो जमुना जाके उनसे मिल जाती है। तो जमुना अपने आप में, यमुना अपने आप में एक तंत्र है, यमुना अपने आप में एक तंत्र है, लेकिन फिर भी हम इसको सहायक ही कहेंगे। ये गंगा हो गया, गंगा, और ये यमुना, तो गंगा, इसको हम कहते हैं कि नदी तंत्र है। तो इसे हमें कहेंगे कि ये गंगा, दी सिस्टम ऑफ गंगा रिवर, इसको कहेंगे, यानी कि नदी, गंगा नदी तंत्र कहेंगे इसको। ये मैंने आपको बताया, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा।